हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे कुछ गिने चुने ट्रेडर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर काम करते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें ऑपरेटर के साथ मिलकर काम करना होगा, ना कि उनके अगेंस्ट में। सो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो या फिर आपको एक आध साल ही हुआ है ट्रेडिंग को स्टार्ट किए हुए, तो ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प करने वाला है। सब ये तो बोलते हैं कि ऑपरेटर के साथ मिलकर काम करो, पर कोई ये नहीं बोलता कि ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। सो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो ऑपरेटर मार्केट को उसी डायरेक्शन में मूव कराता है जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। चलो इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, चार्ट में दोनों साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल रहता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑपरेटर किनका स्टॉप लॉस खाने कौन से डायरेक्शन में जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। पॉइंट नंबर 3, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि स्टॉप लॉस कौन से एरिया पे अवेलेबल है। नंबर 4, अब हमें एक एंट्री मेथड चाहिए, क्योंकि अगर हम रेंडमली कहीं पे भी एंट्री करें तो हो सकता है रीटेस्ट पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसलिए एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट ये समझेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो चलो सबसे पहले हम मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा और अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। सबसे पहले इसे समझते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें प्रीवियस चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना होता है। वैसे तो एक वीडियो में ये सब एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होगा, पर मुझसे जितना हो पाए मैं उतना एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। देखो, जब मार्केट यहाँ से यहाँ अपसाइड मूव किया है तो किसी न किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, तभी मार्केट ऊपर गया है, राइट। अब मान लो आपने यहाँ पे बाइंग किया है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? डाउन साइड, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे डाउन साइड रहेगा। अब मान लो आपने यहाँ पे बाइंग किया है और मार्केट अभी इतना ऊपर आ चुका है। अब मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होते ही गिरना शुरू करता है, तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेते हो तो आपको लॉस नहीं होगा, और अगर आपको लॉस नहीं होता तो ऑपरेटर को प्रॉफिट कैसे होगा? यहाँ पे जीरो सम गेम होता है। अगर आपको लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट होगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो और किसी को लॉस होगा। इसलिए रूल नंबर 1, जो अच्छे प्रॉफिट में है उन्हें हम कभी भी टारगेट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस स्विंग के पास। जब मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट किया होगा तो यहाँ पे काफी ट्रेडर्स ने बाइंग किया होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सब सिर्फ बाइंग ही क्यों कर रहे हैं, सेलिंग क्यों नहीं कर रहे? तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस को देख के काफी ट्रेडर्स ने सेलिंग किया होगा और उनका स्टॉप लॉस अपसाइड होगा, और फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर आते हुए उन सबका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, तो वो लोग मार्केट से निकल चुके होंगे। पर जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट को देख के बाइंग किया होगा वो सब अभी भी मार्केट में अपना पोजीशन को होल्ड करके गए होंगे, राइट। और उनका स्टॉप लॉस हमें इस स्विंग के नीचे मिलेगा या फिर इस रेजिस्टेंस के नीचे मिलेगा। तो अब हमें पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा, और ओपन होने के बाद इन सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने नीचे जाएगा। अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट गैप अप ओपन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन देता है तो जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे और वो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। सो इसलिए अगर अपसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं देगा। तो इसी तरह हम प्रीवियस चार्ट को एनालाइज करके अपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम आपका एनालाइज बहुत टाइम रॉन्ग होगा, पर टाइम के साथ साथ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो इसे अब हम एक बार लाइव चार्ट में देख लेते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, मार्केट एग्जैक्ट अपना 49,000 जो कि हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है उसके पास से सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर जाके कुछ यहाँ पे क्लोजिंग किया है, और ये हमारा आज का चार्ट है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस चार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, ये हमारा 49,000 का जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है वो रहा। अब मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लिया है, तो जिन्होंने भी सेलिंग किया होगा उनका स्टॉप लॉस अपसाइड होगा, जैसा कि मैंने आपको आगे ही थोड़ा एक्सप्लेन किया था। और फिर मार्केट ने ऊपर जाते हुए उन सेलर्स को निकाल चुका है। तो अब यहाँ पे बचे कौन? इस ब्रेकआउट को देख के मार्केट में बायर्स आए होंगे और वही सब अभी अपना पोजीशन बना के बैठे होंगे, और उनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अब हम इस चार्ट को देखते हैं, आज के चार्ट को। अगर मार्केट, अब मान लो अगर यहाँ पे अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता, तो जो यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख के बाइंग किए होंगे वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते और वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया। ओपन देने के साथ साथ ही नीचे जाते हुए उन सभी का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो अपने इस सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के गए होंगे।
देखो, मैं आपको पूरा रूट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको हर एक दिन के चार्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। ऑपरेटर ऐसे ही काम करते हैं, आप प्रीवियस चार्ट में भी जाकर देख सकते हो। मुझे पता है अगर आप बिगनर हो तो आपको ये सब समझने में काफी प्रॉब्लम हो रहा होगा, पर ट्रस्ट मी गाइस, आपको एंड में यहीं पे आना होगा अगर आप स्टिल मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। अगर आप ये सोचते हो कि इंडिकेटर प्रॉफिट बना के दे सकता है तो 93% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में नहीं होते। आप बिगनर हो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये अब कुछ भी हो सकता है, राउंड नंबर भी हो सकता है या वैलिड रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब मार्केट क्लोजिंग के टाइम, स्पेशली क्लोजिंग के टाइम क्या कर रहा है वो आपको समझना होगा। मान लो प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास गया और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ होगा। आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इस रेजिस्टेंस को आप जैसे देख रहे हो वैसे लाखों ट्रेडर भी देख रहे होंगे, और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल हो गया और नीचे क्लोजिंग किया तो यहाँ पे काफी ट्रेडर्स होंगे जो अपना सेलिंग साइड पोजीशन बना के गए होंगे और वो मान रहे होंगे कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट हाई चांसेस है इसके ऊपर ही गैप अप खुले। क्यों गैप अप खुले? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है और ऑपरेटर को स्टॉप लॉस चाहिए। उसे कोई भी परवाह नहीं कि आप प्रॉफिट कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो, उन्हें बस अपना स्टॉप लॉस और उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए। और बाई चांस अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है तो हमें यहाँ पे बाइंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑपरेटर थोड़ा रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए थोड़ा नीचे जाए पर फिर उसको ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सो इसलिए अगर आपका प्लानिंग बाइंग करने का है तो आपको बाइंग ही करना है। अगर आपको वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। अब एग्जांपल मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट काफी टाइम यहाँ पे होल्ड किया और फिर इसका ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला। अब आप बताओ यहाँ पे हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा, अप साइड मिलेगा या फिर डाउन साइड मिलेगा, और एग्जैक्ट कहाँ पे होगा? हमें पता है हमें स्टॉप लॉस डाउन साइड मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रेकआउट को देख के काफी ट्रेडर्स ने बाइंग किया होगा और जो सेलिंग किए होंगे वो ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस देके के निकल चुके होंगे। हमें पता है यहाँ पे हमें सेलिंग करना है। अब मान लो बाई चांस अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है तो जो यहाँ पे बाइंग किए हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो उस दिन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। काफी टाइम ऐसा भी होता है मार्केट गैप अप ओपन होता है और डायरेक्ट नीचे आते हुए अपने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेता है और फिर से ऊपर जाता है। एक्चुअली में ये होता क्यों है? ये होता है हमें रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। उन्हें लगता है क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऊपर जाएगा तो वो फिर से बाइंग करना शुरू कर देते हैं और उनका स्टॉप लॉस हमें क्लोजिंग प्राइस के नीचे मिलता है। और जैसे ही अच्छा खासा स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाता है ऑपरेटर डायरेक्ट नीचे आते हुए सभी का स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। तो गाइस मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लास्ट डे का चार्ट है। आप देख सकते हो मार्केट मल्टीपल टाइम हमारे इस रेजिस्टेंस के पास से नीचे गया है, तो यहाँ पे काफी सेलर्स ने सेलिंग किया होगा और उनका स्टॉप लॉस हमें इस 23,000 के ऊपर मिलेगा। कल मार्केट क्या करेगा? अपसाइड मूव देगा और इस 23,000 को ब्रेक करेगा। तो कल हम बाइंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि काफी ट्रेडर इस रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पे सेलिंग करके गए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हमें 23,000 इसके ऊपर मिलेगा। तो हमारे पास पहले तो ये चार्ट अवेलेबल नहीं था, पर आज जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये चार्ट है। अपसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल था तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अभी मैंने आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना पूरा अच्छे से समझाया है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड विद द ट्रेंड। मतलब मान लो आपने एनालाइज किया है कि आपको कल बाई करना है। अब अगर आपको कोई यहाँ पे सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो आपको वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। ये सुनने में तो बहुत इजी लगता है, पर जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटर आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करेगा। आपको लगेगा अब मार्केट गिरने वाला है, अब मार्केट गिरने वाला है, और आप रॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लोगे और उसके बाद आपको बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपने जो एनालाइज किया है उसके मुताबिक ही ट्रेड करे। अब हो सकता है यहाँ पे आपका एनालाइज ही रॉन्ग हो, आपने डिसाइड करके रखा है कि आप बाइंग करोगे और आपने बाइंग भी किया, पर मार्केट फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ऐसा सबके साथ होता है, बस आपको अपने मिस्टेक को एनालाइज करके उसे कम करना है। ये सुनने में जितना भी इजी लगता है इसे फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट है। चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, सिंपल सा चैलेंज। आपको इन 5 पॉइंट को 30 दिन तक फॉलो करना है। अगर आप इसको 30 दिन फॉलो कर लेते हो तो मेरा गारंटी है आप प्रॉफिट में आ जाओगे। भले ही छोटा प्रॉफिट हो लेकिन आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहोगे। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई डायरेक्शन।
पॉइंट नंबर 2 उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। चलो पॉइंट 3 को देखते हैं जो कि है एंट्री मेथड। मान लो आपने प्लान किया है कि नेक्स्ट डे आपको सेलिंग करना है क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब मार्केट नीचे आता है, नीचे आ रहा है और आपने कुछ यहाँ पे एंट्री कर लिया सेलिंग साइड के लिए जो आपका एनालाइज है। अब यहाँ पे एंट्री करते हो और अगर मार्केट एक रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। उसके बाद फिर से मार्केट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आपके टारगेट को हिट करता है। तो यहाँ पे आपका एनालाइज सही था, आप अपने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड भी लिए, पर आप एक रॉन्ग एंट्री के कारण आपको एसएल देना पड़ा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एंट्री मेथड है, पर मैं आपको एक एंट्री मेथड बताता हूँ जो बहुत यूजफुल है, जिसको आप मल्टीपल प्लेस पे यूज कर सकते हो। मान लो हमारे पास ये 2 वैलिड रेजिस्टेंस है और ये एक हमारे पास सपोर्ट है और यहाँ पे काफी सारा एसएल अवेलेबल है। तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट डे हम बाइंग करेंगे इन एसएल को टारगेट करते हुए। अब मान लो इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है, प्राइस ऊपर आ रहा है और इस रेजिस्टेंस के पास आके एक सेलिंग दिखाता है। तो यहाँ पे आप किसी स्विंग के ब्रेकडाउन पे या अच्छे प्रीमियम के हिसाब से आप एक कॉल साइड ट्रेड बना सकते हो। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फॉर्म करे तब यहाँ पर आप एक ट्रेड बना सकते हो कॉल साइड के लिए। ऐसा क्यों, आप इसके पीछे लॉजिक को समझो। मान लो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे काफी ट्रेडर्स होंगे जो अपना पोजीशन नहीं बना पाए और जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास से नीचे जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के पास से मार्केट को नीचे जाता देखकर जो यहाँ पे बाइंग करने का प्लान कर रहे थे वो यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे। उनका साइकोलॉजी ये रहेगा कि वो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल साइड पोजीशन बनाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिलेगा और फिर मार्केट क्या करेगा, उन सभी का स्टॉप लॉस खाते हुए डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा। चलो इसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये अब कुछ भी हो सकता है, राउंड नंबर भी हो सकता है या मल्टीपल रिजेक्शन भी हो सकता है। अब मान लो मार्केट यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग दिया, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस के पास से काफी टाइम होल्ड करने के बाद एक हमें सेलिंग देखने को मिला। जब यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा था तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए वो इस रेजिस्टेंस को देख के और मार्केट को गिरता हुआ देखकर यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे और उनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। उनका साइकोलॉजी कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ पर सेलिंग कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस छोटा सा इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे और ऐसा लाखों ट्रेडर करते हैं और सभी का स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है और जैसे ही अपसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सबका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। सेम सेलिंग साइड के लिए भी होता है। प्राइस इस सपोर्ट के पास आके थोड़ा टाइम होल्ड करता है और फिर एक स्पीड मोमेंटम अपसाइड की ओर होता है तो यहाँ पे काफी ट्रेडर्स बाइंग करना शुरू कर देते हैं और उन सभी का स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होता है तो फिर मार्केट नीचे आते हुए उन सभी का स्टॉप लॉस हिट करता है। अब ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये राउंड नंबर भी हो सकता है या वैलिड रेजिस्टेंस भी हो सकता है। चलो इसे हम एक बार लाइव एग्जांपल में भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा आज का चार्ट, इससे पहले हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। ये हमारा आज का चार्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस 23,000 जो कि हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास थोड़ा टाइम होल्ड किया और फिर नीचे आते हुए सभी सेलर्स को इनवाइट और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल हुआ मार्केट वन वे में ऊपर जाते हुए सभी का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मैं आपको यही बता रहा था। मैं चाहूँ तो आपको और एक एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे चार्ट में दिखा सकता हूँ पर इससे वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेलिंग साइड के लिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले ऊपर से नीचे आया और इसका काफी टाइम सपोर्ट लिया और जैसे ही बायर्स अच्छे खासे इकट्ठे हो गए और उनका स्टॉप लॉस डाउन साइड अवेलेबल हुआ मार्केट वन वे में नीचे जाते हुए सभी का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखो ऑपरेटर रिटेलर्स को ऐसे ही ट्रैप करते हैं, आपको ऐसा कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं देगा। मैं आपको पूरा बिगनर्स वाइज एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ और मैं आपको पीछे भी दिखा सकता हूं पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आप ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा। आप बैक टेस्ट करके जरूर चेक करना। मुझे पता है आप बिगनर हो तो आपको ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा पर ट्रस्ट मी गाइस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला था कि मार्केट ऊपर स्टॉप लॉस खाने जा सकता है और मार्केट ऊपर स्टॉप लॉस खाने गया भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर टाइम आपका एनालाइज सही होगा पर टाइम के साथ साथ आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 था सबसे पहले हमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट नंबर 2 था हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। पॉइंट नंबर 3 था हमारा एंट्री मेथड। मैं आपको फिर से एंट्री मेथड बता देता हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सिंपल से हमें एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है और जब प्राइस उसके पास जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर सेलर्स को इनवाइट करे तो हमें वहां पे वेट करना है और जब हमें एक हेल्दी ग्रीन कैंडल या फिर रिवर्सल देखने को मिले तो हम वहां पे कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं क्योंकि जब ये रिवर्सल आता है तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग किया है वो ट्रैप हो जाते हैं और हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। अब हमें मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना आता है, ऑपरेटर के ट्रैप से बचना आता है, एंट्री कहाँ पे और कब करना है वो भी पता है। अब हम स्टॉप लॉस एरिया फाइंड करना सीखेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो हम आगे समझेंगे। चलो इसे हम आज के चार्ट के एग्जांपल में ही समझते हैं।
जैसा कि हम लोगों का प्री एनालाइज था कि हम नेक्स्ट डे बाइंग करेंगे। मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और हम यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं बना पाए, किसी भी रीजन के कारण हम यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए। जैसा कि हमें पता था कि मार्केट में 23,000 के ऊपर तक ही थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस है। अब मान लो हमें एग्जैक्ट पता नहीं था कि 23,000 के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल ज्यादा नहीं है और हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं बना पाए। अब मान लो यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख के हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया और ऊपर स्टॉप लॉस ही अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। हमारा डायरेक्शन सही था, हमने डायरेक्शन वाइज ट्रेड भी लिया, सेटअप भी सही था, एंट्री मेथड भी सही था, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर हमें पता नहीं था कि स्टॉप लॉस अवेलेबल है कि नहीं और मार्केट फर्दर अपसाइड मूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था। इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कहाँ तक हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। तो चलो अब इसे हम समझते हैं। अब मान लो हमारे पास ये एक चार्ट है और प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास से काफी टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल से बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। चलो हम पहले सेलर्स का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे आपने सेलिंग किया होगा, तो आपका प्लान होगा कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, और आपके जैसे ही लाखों ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस इसी रेजिस्टेंस के ऊपर प्लान होगा। एक्चुअली में होगा नहीं, वो बस मन में सोच रहे होंगे। पर अब आगे क्या होगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा और उनका लॉस चलना शुरू हो जाएगा तो वो यहाँ पे अपना लॉस को कट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे मार्केट थोड़ी टाइम पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया है, तो इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से फॉल करे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आके इसके पास रिजेक्शन लेता है तो वो अपना तब भी स्टॉप लॉस बुक नहीं करेंगे, वो और फर्दर वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट का कि अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे और मार्केट फर्दर अपसाइड मूव करते हुए ऊपर निकल जाता है। तो ये था सेलर्स का साइकोलॉजी। उनका प्लान था इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का और फिर वो यहाँ पे आके अपना स्टॉप लॉस को बुक करते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आप इस ब्रेकआउट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर वेट करना है तो आप इस स्विंग का ब्रेकआउट होने का इंतजार कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए। देखो, आपको स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअली में बायर्स क्या सोच रहे होंगे और सेलर्स क्या सोच रहे होंगे। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग में सब कुछ सीखने के लिए मत जाओ। आप एक एंट्री मेथड पे काम करो और एक बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी ढूंढने पर काम करो। अगर आप सोचोगे मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट क्यों हुआ, तो ये सब समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए किसी एक स्ट्रेटेजी को देखो और उसको मास्टरी करो, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 साल में सब कुछ समझना मार्केट में बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि आप टाइम के साथ साथ इस सभी को इम्प्रूव कर सकते हो और इन सबको समझ भी सकते हो, लेकिन जैसा कि आपको पता है मार्केट में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के टाइम के लिए आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और उसे मास्टर करने की कोशिश करो। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। अगर मेरा मानो तो इस स्ट्रेटेजी को आप 1.5 ईयर दो, उसके बाद आप इसका एक्यूरेसी देखना। अब हम पॉइंट नंबर 5 को भी देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम समझते हैं। मान लो आपने मंडे को ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हुआ। ट्यूसडे को ट्रेड लिया, आपको उसमें भी प्रॉफिट हुआ। वेडनेसडे को ट्रेड लिया, उस दिन भी प्रॉफिट हुआ। थर्सडे को ट्रेड लिया, उस दिन भी प्रॉफिट हुआ। पर फ्राइडे को जब आपने ट्रेड लिया तो उस दिन आपको कुछ लॉस देखने को मिला, पर आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते और आप एवरेज करना स्टार्ट कर देते हो। पर मार्केट आपके फेवर में न जाकर और नीचे जाने लगता है, जिससे आपका लॉस काफी स्पीड में बढ़ने लगता है और आप पैनिक में आके अपने ट्रेड को एग्जिट करते हो और बस आप एक दिन के मिस्टेक के कारण अपने 4 दिन के प्रॉफिट को खत्म कर देते हो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपके साथ भी ये इंसिडेंट हो रहा है तो मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बस और 2 साल मार्केट में सर्वाइव कर लो, उसके बाद वेलकम टू 7% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और ऐसे ही जेन्युइन वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करते जाना।